Hello friends, welcome back to my YouTube channel और in this video we are going to revise Indian Contract Act first 3 units. Yes guys, हम लोग रिवीजन करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट 3 यूनिट्स का। इस वीडियो का आपको मैं एडवांटेज बता दूं, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई, जितने भी भाई लोग और बहन लोग ये वीडियो देखने वाले हैं ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा 3 यूनिट रिवाइज करने के बाद। कहां चले जाएगा? नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो और रिवीजन करो। तुम लोगों से कुछ विनती है, आगे बढ़ने के पहले उस चीज को ध्यान में रखना। पहली बात, सितंबर अटेम्प्ट के बच्चे हो, दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे हो, आगे के बच्चे हो, अगले साल के बच्चे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब मैं रिवीजन करा रहा हूं तो ट्राई टू रिकॉल विथ मी। जब मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको कोशिश करना है कि आप चीजों को रिकॉल कर पाओ। शॉर्ट में मैंने रिवीजन करा के रखा है, ठीक है, एकदम शॉर्ट में, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हो सकते थे वो कवर हुआ है इस रिवीजन के अंदर। फर्स्ट 3 यूनिट्स का रिवीजन एक वीडियो में, देन नेक्स्ट 3 यूनिट का सेकंड। भैया 2 हिस्से में क्यों बांट दिए, एक ही वीडियो में क्यों नहीं कर दिए? सिंपल सा रीजन है, फर्स्ट 3 यूनिट करवा दूंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक में नोट्स में जिधर भी बनाया हो टिक करके रखना है कि ये चीज मैं रिकॉल नहीं कर पाया था रिवीजन के दौरान, और ये चीज मैं रिकॉल नहीं कर पाया था रिवीजन के दौरान, और सिंपली उस चीज को आपको कर लेना है। वो करने के बाद आपको जो नेक्स्ट 3 यूनिट्स का वीडियो मिलेगा रिवीजन का, वो आपको देखना है, फिर उसको कवर करना है। बिकॉज भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले क्यों दे रहे हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ नहीं है, तो वो बच्चे टेंशन ले रहे थे, ठीक है, कि अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की मैं वीडियो स्टार्ट कर दी है, पर मुझे लगता है सितंबर अटेम्प्ट तक खत्म हो पाएगी। रिवीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आप लोगों को यहाँ पर, तो ये रिवीजन वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पावरफुल हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप लोगों के जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल होंगे। बेसिकली रिवीजन होगा, आपको बस बैठ के देखना है और मेरे साथ दोहराने की कोशिश करना है। दैट्स ऑल। आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। रिवीजन इज मस्ट गाइस, यू नो। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसको लास्ट तक देखना, और प्लस लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा गाइस, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प होगी। यहाँ पर रिवीजन बहुत जरूरी है हर उन बच्चे के लिए जिनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हुई है, जिनको लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो रिवीजन हमको यहाँ पर स्टार्ट करना है। स्टडी नोट नंबर 1 है तुम लोग का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब चालू हुआ था भैया? कब आया था फोर्स में? 1 सितंबर 1872 में आया था। और एक्ट एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर इसको तुम यहां से काट दो। क्यों? तुम्हारे स्टडी मटेरियल में लिखा है एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। बेटा कभी भी एक्ट को अमेंडमेंट नहीं किया जाता। अगर कोई नया एक्ट आता है तो पुराने एक्ट को सुपरसीड कर देता है। तो जब आर्टिकल 370 हटा, तब जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो गया। इसके लिए मैंने एक फाइल ग्रुप में शेयर भी की थी, जिसमें मैं तुमको बताया हूं कि भाई पुराना एक्ट अमेंड नहीं हुआ है। पुराने एक्ट को अमेंड करके ये नहीं हटाया गया कि नहीं होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट है। भाई एक नया एक्ट आया जो पुराने एक्ट को सुपरसीड कर दिया। सुपरसीड मतलब उसको ओवरलैप कर दिया, और इसीलिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया में नाउ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये डाउट मैं क्लियर कर दिया कि बच्चे बोल रहे थे बुक में लिखा है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो वो एक्ट में लिखा है, पर उस एक्ट को किसी दूसरे एक्ट ने सुपरसीड कर दिया है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रिकंस्टिट्यूशन एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। भैया एग्रीमेंट क्या होता है? Every promise and every set of promise forming consideration for each other। हर वो promise, हर वो set of promise जो एक दूसरे के लिए consideration form कर रहा हो, वो agreement कहलाता है। तो agreement में क्या क्या आएगा? ऑफर आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा और consideration आएगा। मतलब आप किसी बंदे को पहले ऑफर करोगे, वो सामने से तुमको एक्सेप्टेंस देगा, और there should be a lawful consideration and lawful object, तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर उसके बाद और अगर वो लॉफुल नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा, पर वो इलीगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलीगल, जिसको लॉ फोरबिड करता है, ठीक है। अगर क्या हुआ? कंसिडरेशन इलीगल हुआ या फिर ऑब्जेक्ट इलीगल हुआ, तो फिर वो इलीगल बन जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ मिल जाए, मतलब वो लीगल हो, लीगल ऑब्जेक्ट हो, लीगल कंसिडरेशन हो, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है। इट मे बी इलीगल, ठीक है। एग्रीमेंट इलीगल भी हो सकता है। तो पहले एक ऑफर की चिट्ठी जाएगी, फिर एक्सेप्टेंस की चिट्ठी आएगी, तो उससे एग्रीमेंट बन जाएगा। अगर वो एग्रीमेंट वैलिड हुआ, अगर वो ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एग्रीमेंट सेटिस्फाई किया और लीगली एनफोर्सिएबल हुआ, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस आपको जानना जरूरी है कि इसका मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्लस इसका मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। इसका ये वाइडर टर्म है, ये नैरो टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलीगल लीगल दोनों आ जाता है, ठीक है। नॉन क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बट इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये
एग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये बहुत जरूरी लाइन है, बहुत जरूरी लाइन की ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यस, क्यों? क्योंकि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इट मे बी इलीगल, ठीक है, इट मे बी फॉरबिडेड बाय लॉ, तो इसीलिए वो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। पर हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एग्रीमेंट है, ठीक है। समझ में आ गई बात? डेफिनेशन हम लोग को देखने, डेफिनेशन हमको याद होने चाहिए, हमको सेक्शन 2 पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि ये वाला डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया। तो मैं तुम लोगों को याद कराया था, डू ए इधर आ, तो ए फॉर ए इधर आ, उसको बुला के तुम क्या दोगे? ऑफर दोगे। फिर वो आके बोलेगा बोल, बी एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, तो तू बोलेगा ए इधर आ, फिर तुम उसको ऑफर दोगे, फिर वो बोलेगा बोल, तो फिर वो तुमको एक्सेप्टेंस देगा। तो ए फॉर ऑफर, बी फॉर प्रॉमिस, सी फॉर प्रोमिसी, प्रोमिसी, सी फॉर कैट आता है तो प्रोमिसियन, प्रोमिसर सेक्शन सी। सेक्शन 2D देना, डी फॉर देना, तो सेक्शन 2D इज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? वापस में कुछ देना, ठीक है, बदले में कुछ देना इस कंसिडरेशन, तो सेक्शन 2D देना। सेक्शन 2E एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो उसमें ई आ रहा है तो एग्रीमेंट सेक्शन 2E, ठीक है। तो पहले इतना पांचों हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन 2A क्या बोलता है? प्रपोजल और ऑफर, ठीक है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेंट ऑफ दैट पर्सन, सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज सेड टू बी मेक अ प्रपोजल। तो सिंपल सी बात है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि उसको कुछ करना है, कोई एक्ट करना है या कोई एब्सटिनेंस करना है, मतलब कोई एक्ट करने से रोकना है, ठीक है, मतलब या तो वो इंसान तुम्हारे लिए कोई काम करना चाह रहा है या तो कोई काम करने से रोकना चाह रहा है। एब्सटिनेंस मतलब होता है रोकना, ठीक है। टू डू एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट मतलब हाँ बोलवाना, एसेंट मतलब हाँ बोलवाना, और उसका मोटिव क्या है कि वो तुमको ऑफर कर ही रहा है, तो वो तुमको बोल ही रहा है ताकि तुम हाँ बोलो, ठीक है, उसका मोटिव तुमसे हाँ बोलवाना है। तो सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है। प्रॉमिस क्या होता है? व्हाट इज प्रॉमिस? द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज एसेट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड। तो सिंपल सी बात है, वह व्यक्ति जिसको प्रपोजल मेड किया गया था उसमें वो अगर हाँ बोल दे, सिग्निफाइज इज एसेट मतलब क्या होता है? हाँ बोल दे, तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज प्रॉमिसर, जो प्रपोजल कर रहा है, जो ऑफर कर रहा है वो प्रॉमिसर होता है, और जो एक्सेप्टेंस देगा वो प्रॉमिसी होगा, जो हाँ बोलेगा वो प्रॉमिसी होगा। कंसिडरेशन क्या होता है? जब व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, बहुत जरूरी लाइन है, एमसीक्यू में आ सकती है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब प्रॉमिसर की मर्जी से ही कंसिडरेशन चलता है। किसकी मर्जी से? प्रॉमिसर की मर्जी से। द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing or does or abstain from doing or to do or abstain from doing something, such an act or abstinence is called or promise is called consideration। तो सिंपल सी बात है, द प्रॉमिसी एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing, मतलब ये क्या हुआ? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस, ठीक है। और does और abstain from doing, प्रेजेंट टेंस। और promises to do और abstain from doing, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है भैया, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, कंसिडरेशन कैन बी, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। समझ में आ गई बात? सेक्शन 2F देखोगे, सेक्शन 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलता है। सेक्शन 2F का क्या ट्रिक था? फिर से प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब फिर से प्रॉमिस, मतलब मैंने प्रॉमिस किया, वापस में मेरे को फिर से प्रॉमिस मिला, तो फिर से प्रॉमिस, ठीक है। सेक्शन 2D वॉइड एग्रीमेंट, इसमें मैंने जाली एग्रीमेंट बताया था, जी फॉर जाली एग्रीमेंट यानी वॉइड, ठीक है। 2H हार्दिक भैया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं तो 2H, ठीक है, हार्दिक, ठीक है। 2I वॉइडेबल, आई से मैंने बताया था इलीगल, इलीगल से वॉइडेबल याद रखना कि इलीगल जब होता है तो वॉइडेबल होता है, इलीगल मतलब कोअर्जन है ना, कोअर्जन से याद रखना। और 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी जाली होगा, पर जी वाला जाली जो है वो वॉइड होगा, और जे वाला जाली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ऊपर वाला एग्रीमेंट होगा। तो देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर अकॉर्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब इधर से प्रॉमिस गया, इधर से प्रॉमिस गया, दोनों एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस रिक्वायर बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट टू डू समथिंग। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब होता है दोनों पार्टी अब कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे, हमको पता है। एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, शुरू से मतलब जब से बना है तभी से एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट
एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यस हमको पता है। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द वन और अदर पार्टी इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो 5 चीजों से बनते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। बताओ कौन सी 5 चीजें थी? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। तो ये 5 चीजों से जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन सी पार्टी? जो पार्टी सफर की है, ठीक है, जिस पार्टी का लॉस हुआ है उस पार्टी के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड होते हैं बट ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सम इवेंट इट बिकम्स वॉइड आफ्टरवर्ड, सो इट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल भैया कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको ड्राइंग की पेंटिंग बना के दूंगा और मेरी डेथ हो गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड था, बाद में क्या हो गया? वॉइड हो गया, ठीक है। तो दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमको पढ़ना है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हम लोगों को कितने पढ़ने हैं? 10 पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला एसेंशियल क्या है कि भाई एग्रीमेंट होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट मतलब क्या होता है? जब दो पार्टी सेम टाइम सेम सेंस पे चीजें सोच रही हो तो उसको हम कंसेंट बोलते हैं। कंसेंट फ्री कब होता है? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। जब ये 5 चीजें नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तू भाई जरा काम करके दे मैं तेरे को गांजा सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हुआ, ठीक है। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे को ये बताइए कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है? बोलते रहो, तुम लोग भी बोलते रहो, है ना। एक माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता, एक अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं होता, और ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता। मतलब ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, 18 ईयर्स ऑफ एज और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग टू लॉ। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते कि जाके उसका मर्डर कर दे, दैट इज नॉट लीगल, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप, भाई रिलेशनशिप लीगल होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते। सोशल नेचर के कौन से होते हैं? जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुमको बर्थडे में गिफ्ट दूंगा, ठीक है, तो दैट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट विच इज नॉट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट तुमको करना नहीं है जो कि इलीगल और शुरू से वॉइड हो, शुरू से ही वॉइड नेचर का और इलीगल हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तुम नहीं कर सकते, ठीक है। और सर्टेन और केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, तो बेसिकली बच्चे पूछ रहे थे भैया 9th पॉइंट कहां कर दिया आप? 9th नहीं 8th पॉइंट। तो बेटा ये वाला 8th पॉइंट और ये वाला 9th पॉइंट है। तो जो वो है कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब हमको पता होना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट। जैसे वो तेल के टीपे का एग्जांपल लिया था कि मैं दुकान वाले को बोल के गया भैया तेल का निकाल दो टीपा, अब उसको नहीं पता कौन से तेल का निकालना है, कितने लीटर का निकालना है, क्या निकालना है, तो दैट इज नॉट सर्टेन, तो इट कैन नॉट अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट सर्टेन, ठीक है। और केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस कि भाई मैं बोला जादू से मैं खजाना ढूंढ के निकालूंगा, तो इट इज नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। मैं बोला मैं मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा तो मेरे को 50 लाख रुपए दे, तो इट इज नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते, ठीक है। और लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जैसे तुम कार बेच रहे हो या तुम अपना घर बेच रहे हो या जमीन बेच रहे हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे पेपर वर्क लगते हैं। तो वो पेपर वर्क, वो लीगल फॉर्मेलिटी जो भी रिटर्न वाली हो वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए, तब उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। तो दीज आर द 10 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। होप सो गाइस तुम लोगों को मजा आ रहा होगा, तो लाइक ठोक देना अगर मजा आ रहा है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि लोगों की बहुत ज्यादा भला हो जाए इससे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने होते हैं। तो 3 तरीके के बेसिस हमारी एनफोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस। एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, एनफोर्सिबल। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस, इंप्लाइड, कॉसी और ईकॉम। और परफॉर्मेंस के बेसिस में एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, उसमें भी यूनिलेटरल और बाइलेटरल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसके अंदर सारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई होते हैं वो क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब शुरू में सही था बाद में वॉइड हो गया, शुरू में वैलिड था, ठीक है। ये एग्जांपल तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। और कौन सी पार्टी उसको वॉइडेबल बना सकती है? जो एग्रीव्ड पार्टी, जो सफर की है। और ये किस वजह से होता है? 5 तरीके से हम लोग अभी डिस्कस करके हैं, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसको लॉ ही बोलती है इलीगल है, ठीक है। तो लॉ कोई भी इसको बैकिंग नहीं देती है, लॉ बोलती है तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, हमसे पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है।
ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी ये लाइन, इसलिए मैंने इसको यहां से हटाया नहीं कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, ठीक है। और अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है, हो सकता है कोई पेपर वर्क करवाना हो जो हम नहीं करवा पाए, कोई सील लगवाना हो हम नहीं लगवा पाए, तो कुछ टेक्निकल डिफेक्ट रहता है और इसको हम बाद में ठीक कर देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है बोथ द पार्टी कैन नॉट सू अपॉन इट, यस, क्योंकि ये अनएनफोर्सिएबल है अभी फिलहाल, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इट कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड और टैसिट और क्वेसी और ई कॉमर्स, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस वो होता है जो कि आप लोग वर्ड से एक्सप्रेस कर देते हो, वेदर इट मे बी एन ओरल और रिटन, बट वर्ड्स का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, वर्ड्स का, ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है, ठीक है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो कि किसी एक्ट के थ्रू आता है, एम्प्लॉयड इन कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ इंप्लीकेशन इज बाय लॉ और बाय एक्शन। तो हो सकता है लॉ आपको इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती डाल दे, या अपनी किसी हरकत से, किसी एक्ट से, किसी एक्शन से आप इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, ठीक है। तो देखो जब कूली जो है वो रेलवे स्टेशन में आता है और आपका बैग उठा लेता है, और अगर आप उसको मना नहीं करते हो, भाई मत उठा मेरा बैग, मैं खुद ले जाऊंगा, इसका मतलब आप अगर मना नहीं किए, इसका मतलब आप उसको एग्री कर दिए कि हाँ मेरा बैग उठा ले, और जब कूली आपका बैग आपके टैक्सी तक छोड़ देगा तो आपकी फर्ज बनता है कि आप उसको पेमेंट दो। क्यों? क्योंकि इट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आप लोगों ने वर्ड के थ्रू कोई डील नहीं की, सीधा कूली आके आपका बैग उठा ले गया और आपने उसको पेमेंट कर दी, ठीक है। तो दैट्स इन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि बाय एक्ट होता है, वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, विदाउट एनी वर्ड, और ये देखो विदाउट एनी वर्ड और स्पोकन, ठीक है। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन हम लोग एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करते हैं। तो एटीएम मशीन से हम कैश विड्रॉ करते हैं तो कोई भी हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता वर्ड्स के थ्रू, हम सिर्फ बाय कंडक्ट अपना एक्ट कर लेते हैं, तो बैंक और हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है पर लॉ बना देती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सिंपल सी बात है कि लॉ तुमको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में डाल देती है। कैसे? एग्जाम्पल कि ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रीपे इट बैक कैन नॉट बी सेड टू अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इवन इट इज अ रिमोट सेंस एज देयर इज नाइदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नॉट देयर सेड टू बी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, लॉ जबरदस्ती बना देती है। जैसे आपको रोड में गिरा हुआ पर्स मिल गया किसी का, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस बंदे को ढूंढो जिसका वो पर्स है और उसको जाके आप वापस करो, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपको आपके अकाउंट में गलती से कोई एक नंबर इधर उधर हो गया और आपके अकाउंट में किसी का पैसा आ गया, तो आपका फर्ज बनता है आप उसका पैसा वापस करो। तो ये कौन क्रिएट किया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना आप लोग के बीच में। तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो गवर्नमेंट बना देती है, जो लॉ बना देती है। और ई कॉन्ट्रैक्ट सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मींस को यूज करके जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जहां पर कोई भी पर्सनल टच नहीं होता, सिर्फ एक बीच में स्क्रीन होती है, उधर एक बंदा होता है, इधर एक बंदा होता है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का यूज करके, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के बेसिस में पहला होता है एग्जीक्यूटेड और दूसरा एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हेन द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आर कंप्लीटेड, मतलब दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन जो थी वो कंप्लीट हो गई, तो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैं एक शॉपकीपर के पास गया लेस का पैकेट लेने के लिए, मैंने उसको पैसा दिया 10 रुपए, उसने मेरे को लेस का पैकेट दिया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने अपना काम कर दिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों में से किसी भी एक पार्टी का या दोनों भी पार्टी का ऑब्लिगेशन अभी बचा है, दोनों में से किसी एक पार्टी का या दोनों भी पार्टी का ऑब्लिगेशन अभी बचा है, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इट में भी यूनिलैटरल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। यूनिलैटरल मतलब किसी एक पार्टी का ऑब्लिगेशन बचा है, बायलैटरल मतलब दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन बचा है, और मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं, टू पार्टी, इट more than two parties involved, but these are very complex and generally take international character, ठीक है। तो इसमें ज्यादा पार्टीज का ऑब्लिगेशन बचा रहता है और दो पार्टी ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ऑफ कोर्स मल्टीपल है तो दो पार्टी से ज्यादा ही होंगे ना, और इंटरनेशनल कैरेक्टर का ये बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तुम ये समझो सारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल को छोड़ के सिंपल ही होते हैं, फॉर्मल को छोड़ के सिंपल ही होता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं फॉर्मल क्या होता है। तो दिस टर्म इज नोन यूजुअली फाउंड इन इंग्लिश लॉ, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं फाउंड किया जाता ये, इसीलिए इसको पढ़ते भी नहीं है, पर बुक में था तो हमको करना पड़ेगा। वैलिडिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द फॉर्म, देयर वैलिड इवन इफ द लैक ऑफ कंसिडरेशन। बोल रहा है ये वैलिड होंगे अगर कंसिडरेशन नहीं हो तो भी। These contracts are of two types, contract under seal और contract under record. तो contract under seal are in writing and signed by the parties to them.
ठीक है, सील्ड होता है और जो पार्टीज होती है वो साइन करती है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड द कोर्ट जजमेंट, रिकॉग्निशन, ऑब्लिगेशन इन केस अराइज आउट ऑफ द जजमेंट एंड नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, कोर्ट के जजमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब जो बेसिकली कोर्ट के जजमेंट, रिकॉग्निशन, ये सब चीजें होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड सील मतलब जो पार्टी सील लगा के साइन करती है। समझ में आ गई बात? तो दैट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, उसको छोड़ के सारे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब हमको जानना है ऑफर क्या होता है। तो when one person signifies to another willingness to do abstain from doing something to obtain the assent of that person, such act of abstinence is called the offer। ठीक है, तो हमको पता है कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा शक्ति दिखाता है सामने वाले को कि मुझे तेरे लिए कुछ करना है या कुछ करने से रुकना है या रोकना है, तो दैट इज एन ऑफर। ठीक है, दैट इज एन ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर दो टाइप के हो सकते हैं, हाउ इट इज मेड, टू हुम इट इज मेड। एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस में फिर से वर्ड्स आ जाएगा, इंप्लाइड मतलब कंडक्ट हो जाएगा, और जनरल और स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है। हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर कितने टाइप के होते हैं। तो 5 टाइप के हमने पढ़े थे। पहला था जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, द ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ऐसा ऑफर जो हम पूरी पब्लिक को ओपनली दे देते हैं, न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, जिसको एक्सेप्ट करने कर लो, तो दैट इज व्हाट, जनरल ऑफर। इसके अंदर हमने केस लॉ पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने बोला कि हमारे स्मोक बॉल जो यूज करेंगे, न्यूज़पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखे उसके अकॉर्डिंग, तो उनको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर हुआ तो $100 का आपको प्राइस दिया जाएगा। तो कार्लिल एक लेडी ने स्मोक बॉल्स का यूज किया अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, बट उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उसने सू कर दिया कंपनी को, और फिर कंपनी ने अमाउंट जो था $100 का उसने कार्लिल को पे किया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, जनरल ऑफर। ठीक है, फिर उसके बाद है स्पेशल ऑफर। तो व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और सर्टेन पर्सन, इट इज नोन एज स्पेशल ऑफर। तो स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर ऐसे टाइप के ऑफर होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, मान लो एक्स बोल रहा है मैं वाई को ही बेचूंगा, तो वाई को वो क्या दे रहा है, स्पेसिफिक ऑफर दे रहा है, और इस ऑफर को सिर्फ वाई ही एक्सेप्ट कर सकता है, जेड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके ऊपर भी हमने केस लॉ पढ़ा था, बुल्टन वर्सेस जोन्स, तो तुम लोग को याद होगा, वो लेदर बिजनेस वाला। ठीक है, A offer to sell his car to B a certain cost, this is a specific offer, कि A ने B को स्पेसिफिकली ऑफर किया। नेक्स्ट आ रहा है क्रॉस ऑफर, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन द एक्स। तो सिंपल सी बात है, जब दो पार्टीज एक्स और वाई आपस में एक दूसरे को, एक्स बोलता है भाई तू मेरे को अपना फोन बेचेगा 10,000 में, उसी टाइम में वाई बोलता है एक्स को भाई मैं अपना फोन तेरे को बेचना चाह रहा हूं 10,000 में, तो दोनों एक साथ, इधर से दोनों एक साथ सेंड दबाए, दोनों का मैसेज एक साथ ऐसे क्रॉस करते हुए निकला, और दोनों का ऑफर आइडेंटिकल था, सेम था, एग्जैक्टली सेम था, 10,000 का फोन का ही ऑफर था। तो दैट इज व्हाट, क्रॉस ऑफर, और इट डज नॉट अमाउंट्स टू एन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्टेंस। व्हाई? क्योंकि दोनों भी ऑफर ही कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को बाद में एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, किसी एक के ऑफर को ड्रॉप करके, तभी उसको क्या बनाया जाएगा, एग्रीमेंट बनाया जाएगा। अदर ऑफर are called, this is no binding contract such and because of the offer made by party cannot be constructed acceptance of offer। ठीक है, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता, जब तक एक बंदा एक्सेप्टेंस ना दे दे दूसरे के ऑफर को, तब तक इसको नहीं मान जाता। ऐसा नहीं बोल सकते भैया सेम ही तो ऑफर कर रहे हैं, सेम ही तो दे रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस मान लेते हैं ना, नहीं, जब एक बंदा बोलेगा हाँ ठीक है मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, तभी एक्सेप्टेंस मानेंगे और एग्रीमेंट बनेगा। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब होता है बार्गेनिंग करना, मतलब मैं बोला 100 रुपए में लोगे क्या, फिर वो बोला 90 में लोगे क्या, फिर बोलेगा 80 मिलेगा क्या। तो काउंटर ऑफर का मतलब होता है पुराने ऑफर को ड्रॉप करके हम नया ऑफर फेंक के मारते हैं सामने वाले को, 100 का ऑफर फेंका है, 90 का फेंका, फिर 80 का फेंका है, 70 का ऑफर फेंका, तो दैट इज व्हाट काउंटर ऑफर, सिंपली नोन एज बार्गेनिंग। ठीक है, स्टैंडिंग और कंटिन्यूअस और ओपन ऑफर मतलब ऐसा ऑफर जो एक लिमिटेड, एक पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है फॉर द पर्सन और फॉर ऑल द पर्सन। लाइक अमेजोन की सेल चलती है तो 6 दिन के लिए एक ओपन ऑफर होता है, एक स्टैंडिंग ऑफर होता है कि 40% ऑफ 50% ऑफ आपको मिल रहा है कहीं पर भी। ठीक है, और लाइक कंस्ट्रक्शन में ऑफर होते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मुझे 1 साल तक के लिए इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए ईंटे की, रेती की और गिट्टी की सप्लाई चाहिए, तो तू प्राइस को फिक्स रख, कोई फ्लक्चुएशन मत रख, प्राइस को फिक्स रख दे, कोई फ्लक्चुएशन मत रख दे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर जो सेलर होता है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्राइस को फिक्स कर दे रहा हूँ 1 साल के लिए। ठीक है, तो दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर हमको पढ़ना है। तो पहला, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, तो ऑफर एक्सप्रेस और इंप्लाइड होना चाहिए, मतलब या तो वर्ड्स के थ्रू और या तो कंडक्ट के थ्रू आपको सामने वाले को ऑफर दिखाना है। तो एन ऑफर मेड बाय वर्ड्स is express or implied, offer is not made by words or written, it is implied for the conduct of the parties। एग्जांपल देखो, a boy started cleaning the car, ट्रैफिक सिग्नल में कार रुकी, एक लड़का आया कांच साफ करना चालू कर दिया, तो व्हाट इज दिस, इंप्लाइड। व्हाट इज दिस, इंप्लाइड ऑफर, कि बंदा चाह रहा है कि सामने जो कार वाला है, ड्राइवर है, वो उसको पेमेंट दे, और ड्राइवर फिर उसको पेमेंट देगा। ठीक है, फिर उसके बाद
ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल ऑफर दो टाइप के हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब एक बंदे पकड़ के दे दो तो दैट इज स्पेसिफिक, और ओपन टू पब्लिक एट लार्ज दे दो तो दैट इज जनरल ऑफर। ऑफर मस्ट बी गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, भाई ऑफर लीगल ऑब्लिगेशन को राइज देना चाहिए, समझ में आया। Then offer to be valid must create legal relationship between parties. The very person entering into agreement is enforceability of an court of law. तो सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट में एंटर ही कर रहे हो क्योंकि तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, तुम उसको एनफोर्सिबल करना चाहते हो, और उसके लिए उसको लीगल होना जरूरी है, ठीक है। टर्म्स एंड ऑफर मस्ट बी डेफिनेट और सर्टेन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफर के वो डेफिनेट होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, ठीक है, वेग नहीं होने चाहिए, मतलब एकदम फिक्स रहने चाहिए कि मैं तेरे को अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, रेड वाली कार, मेरे पास अगर 5 कार है तो मैं बताऊंगा रेड कलर की स्विफ्ट, तो इट मस्ट बी सर्टेन और डेफिनेट, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, तो सिंपल सी बात है, इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों के बीच में डिफरेंस है। इन्विटेशन टू ऑफर में सामने वाला इंसान तुमको इनवाइट कर रहा है कि तुम ऑफर दो, वो चाह रहा है कि तुम बार्गेन करो आके, और ऑफर का मतलब होता है कि वो तुमको सामने वाला इंसान तुमको तुरंत बाउंड करना चाह रहा है, जैसे ही तुम एक्सेप्टेंस दोगे तुम तुरंत बाउंड हो जाओगे, तो वो होता है ऑफर। जैसे मैं तेरे को बोला भाई तू मेरा फोन लेगा क्या 10,000 रुपए में, तो वो हाँ बोल दिया तो वो तुरंत बाउंड हो जाएगा, तो दैट इज ऑफर। और मैं बोलूंगा मेरी फोन बेचने की इच्छा है यार, रेट मेरे को देखना है कितने में बेचूंगा, तो दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, तू लेगा क्या, तो दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। मैंने उसको प्राइस वाइज नहीं बताया, मैं चाह रहा हूं वो बार्गेन करे, तो ऐसे तुम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। जैसे प्राइस टैग लगा रहता है दुकान में, इन्विटेशन टू ऑफर होता है, रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड, इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, भाई अगर ऑफर देना है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, विदाउट कम्युनिकेशन हम नहीं मान सकते कि ऑफर वैलिड है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स, अगर ऑफर में कोई तुम स्पेशल मतलब कंडीशनल ऑफर है, कोई स्पेशल टर्म्स है, तो तुमको उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा था रेलवे स्टेशन वाला, यस, तो रेलवे स्टेशन में जो वो होता है क्लॉक रूम होता है, वहां पर अगर टिकट में लिखा हुआ है कि यात्री अपने सामान की अपने लगेज की खुद ही जिम्मेदार है, तो वहां पर आपको अगर टिकट ऐसे है और अगर आप पीछे लिख के रखे हो तो उसमें आपको सामने वाले का अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप अटेंशन ड्रॉ नहीं करे तो आप जिम्मेदार हो, अगर आप अटेंशन ड्रॉ किया और यात्री खुद नहीं देखा तो वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो स्पेशल टर्म्स आपको उन्हें बताने पड़ेंगे, ठीक है। और ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू डू अब्सटेंड, और सिंपल सी बात है, ऑफर तुम करने ही वाले हो ताकि तुम सामने वाले की हाँ बोलवा सको। टाइम पास के लिए कोई ऑफर नहीं करता, तुम ऑफर दे रहे हो क्योंकि तुम्हारा मोटिव क्या है कि सामने वाला इंसान हाँ बोल दे उस ऑफर पे, ठीक है। और ऑफर शुड नॉट इंपोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेशन नॉट एक्सेप्टेंस, ऐसा ऑफर आप नहीं कर सकते कि भाई संडे तक हाँ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा हाँ है, संडे तक तू हाँ बोल देना, नहीं बोला तो मैं मान लूंगा हाँ है, डिफॉल्ट केस में ऐसा ऑफर आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, सिंपल सी बात है, मैं तुमको ऑफर कर रहा हूं कि मैं तुमको ऑफर करूंगा फ्यूचर में, तो ये ऑफर नहीं हो सकता। जैसे मैं तुमको ऑफर किया कि भाई मैं तेरे को फ्यूचर अपना फोन बेचने के लिए ऑफर करूंगा, तो दिस इज नॉट अमाउंट्स टू ऑफर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में, तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, when the person to whom the proposal is made signifies assent thereto, the proposal is said to be accepted, the proposal when accepted becomes a promise, yes। तो जब वो पर्सन, जब वो बंदा जिसको हमने ऑफर किया वो एक्सेप्टेंस दे दे तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। तो एक बात बताओ, क्या कंडीशनल ऑफर हो सकता है, हाँ, क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकता है, नहीं, बताओ कंडीशनल ऑफर हो सकता है, हाँ, कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकती है, नहीं, इट शुड बी अनकंडीशनल, मतलब जैसा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है वैसे ही आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आप एक्सेप्टेंस दोगे तो आपको कम्युनिकेट उसको करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड, अगर मैं तुमको बोल दिया हूं मेरे को जीमेल में रिप्लाई करना तो जीमेल में ही करोगे, व्हाट्सएप में करना तो व्हाट्सएप में ही करोगे, तो इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद अ रीजनेबल टाइम और बिफोर द टाइम लैप्स, भाई ऐसा नहीं है मैं तुमको टमाटर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑफर किया कि भाई टमाटर लेगा क्या, तुम मेरे को 3 महीने बाद बोल रहे हो हाँ लूंगा टमाटर, इट शुड बी इन रीजनेबल टाइम। अब तुम लोग पूछोगे भैया रीजनेबल टाइम क्या होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट और इवेंट हैपेंड और ऑफर मेड, तो उससे हम लोग रीजनेबल टाइम निकालते हैं। जैसे ड्यूरेबल है तो 1-2 हफ्ता या 1 महीने का टाइम हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं तुमको खुद ही टाइम बता दियो कि भाई 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना, नहीं तो फिर मैं ऑफर अपना वापस ले लूंगा, ठीक है, 2 दिन के अंदर, तो फिर 2 दिन के अंदर तुमको रिप्लाई करना पड़ेगा, तो इट शुड बी स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम, ठीक है। ऑफर कैन नॉट प्रीसीड, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर से कभी ऊपर नहीं हो सकता, ऑफर के नीचे ही रहेगा हमेशा, मतलब पहले ऑफर बाद में एक्सेप्टेंस होगी, पहले एक्सेप्टेंस बाद में ऑफर नहीं हो सकती, पहले एक्सेप्टेंस बाद में ऑफर नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, तो सिंपल सी बात है एक्सेप्टेंस वही पर्सन देगा जिसको ऑफर किया गया था, पर अगर जनरल ऑफर हो तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल, अगर आपने कोई ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था पहले तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई तू मेरे को ऑफर किया था ना, चल मैं अभी एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, नहीं, अब उसको फिर से नया ऑफर करना पड़ेगा तभी एक्सेप्टेंस हो पाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने मेरे को बोला भाई मैं तेरे को फोन बेचना चाह रहा हूं 5,000 रुपए, मैं बोला नहीं चाहिए, फिर मैं कल अगले दिन मैं सोचा नहीं यार 5,000 में मिल रहा है अच्छा फोन है, मैं बोला हाँ दे दे फोन,
तो नहीं, अब वो फिर से ऑफर करेगा, मैं फिर से एक्सेप्टेंस दूंगा। पुराने ऑफर जो है वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो इंग्लिश लॉ में इस जो एक्सेप्टेंस और रिवोकेबल है, बट अंडर इंडियन लॉ एक्सेप्टेंस इज इररिवोकेबल। ये तुम्हारी बुक में लिखा है, पर हम लोग रिवोकेशन पढ़ते हैं। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पॉसिबल, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। एक्सेप्टेंस टू गिव एन एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं कि मैं एक्सेप्टेंस दे दूंगा, मतलब मेरा दोस्त बोला फोन लेगा 5,000 में, मैं बोला हाँ मैं फोन 5,000 में लूंगा, इसकी एक्सेप्टेंस मैं तेरे को फ्यूचर में दूंगा, मैं तेरे को ये चीज का, मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तेरे को फ्यूचर में प्रॉमिस करूंगा फोन लेने का, तो दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। और मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, तो सिर्फ साइलेंट रहना कि भाई वो मेरे से पूछा फोन लेगा क्या, मैं बोला हाँ, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। व्हाई? मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। बट अगर प्रीवियस कंडक्ट से आपको पता है कि पार्टी रिस्पॉन्स नहीं करती है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस होता है, तो आप उसका एक्सेप्टेंस मान लोगे। इसलिए मैंने किराने वाले का एग्जांपल लिया था कि किराने वाले हर महीने मेरे को मैसेज करके बोलता है कि आज मैं डिलीवरी दूंगा, और मैं उसको रिप्लाई नहीं करता हूं। वो डिलीवरी देता है, मैं उसको पैसा दे देता हूं, मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, तो दैट साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, कि मैं उसको बोलता कुछ नहीं बोलता हूं तो वो समझ जाता है कि हाँ डिलीवरी दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने तुम लोगों को शॉर्ट में बताया था, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एग्जांपल। तो सिंपल सी बात है, जब जिस बंदे को तुमने ऑफर किया उस बंदे को पता चल जाएगा तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, चिट्ठी पहुंच गई, मेरे को एक बात बताओ, चिट्ठी पहुंच गई उसके पास, बंदा लिया चिट्ठी साइड में रख दिया टेबल में, एक हफ्ते बाद पढ़ा चिट्ठी। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? जब वो चिट्ठी खोल के पढ़ा कि जब वो चिट्ठी हाथ में लिया? भैया जब वो चिट्ठी खोल के पढ़ा होगा एक हफ्ते बाद, तब माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साफ साफ लिखा है कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। ये लिखा है क्या व्हेन इट कम्स टू द हैंड? नहीं ना, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, ठीक है, समझ गई बात। We are receiving letter, not he must read the letter। ये देखो यही बात मैंने रेड से हाईलाइट करके लिखी है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, उसको तुम पढ़ लेना। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के में, व्हेन इट पुट्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसफर टू हुम इट इज आउट ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ द सेम। तो सिंपल सी बात है, जब वो चिट्ठी डाल देगा तो प्रपोजर के तरफ से यानी ऑफरर की तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ तुम लोग को फिर से डायग्राम से समझाता हूं। ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, इसने एक्स चिट्ठी भेजी, एक्स चिट्ठी भेजी, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब स्टार्ट हुआ? जब इसने चिट्ठी लाल डब्बे में डाल दी, जब इसने चिट्ठी लाल डब्बे में डाल दी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर स्टार्ट हुआ। खत्म कब हुआ? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ दिस पर्सन। जब एक्स चिट्ठी इसके नॉलेज में पहुंची तब कंप्लीट हो गया। एक्सेप्टेंस के लिए वाई चिट्ठी इसने भेजी, तो एक्सेप्टेंस कब स्टार्ट हुआ? जब इसने लाल डब्बे में डाल दिया। और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? जब इसके नॉलेज में आया, जब इसके नॉलेज में ये वाई वाली चिट्ठी आई, तब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। समझ में आई बात? मतलब उसके नॉलेज में आएगी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके भी आप में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ था? जब ये लाल डब्बे में डाला था। इसके भी आप में ऑफर कब कंप्लीट हुआ था? जब ये लाल डब्बे में डाला था, ठीक है। इसके भी आप में तो ये चीज समझ में आई तुम लोगों को। नेक्स्ट, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो बताओ ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक ये एक्स वाली चिट्ठी इसके तक पहुंच ना जाए। जब तक ये एक्स वाली चिट्ठी इस बंदे तक पहुंच ना जाए तब तक तुम ऑफर को क्या कर सकते हो? रिवोक। भैया मेरे को एक बात बताओ, रिवोकेशन की चिट्ठी और एक्स वाली चिट्ठी, ऑफर की चिट्ठी दोनों साथ में पहुंच गई, अब कैसे करें? अब क्या वैलिड माने? तो सिंपल सी बात है, जो चिट्ठी वो पहले खोल के पढ़ेगा वो चीज वैलिड है। अगर वो रिवोकेशन पहले पढ़ा तो रिवोकेशन मान लिया जाएगा, अगर वो ऑफर पहले पढ़ा तो ऑफर पहले मान लिया जाएगा। भैया एक बात बताओ नहीं, बेसिकली जब तक ये एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट ना कर दे, एक्सेप्टेंस पोस्ट लाल कलर के डब्बे में जब तक ये एक्सेप्टेंस डाल ना दे तब तक भी तुम रिवोक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने अभी एक्सेप्टेंस अपनी डाली नहीं है ना डब्बे में, उसने अपनी एक्सेप्टेंस अभी तक डब्बे में डाली नहीं है, तो तब तक तुम क्या कर सकते हो? उसको रिवोक कर सकते हो। पर एक बार अगर ये एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया उसके बाद तुम ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ऑफर रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। वो ऑफर पढ़ लिया, ऑफर की चिट्ठी उसके पास पहले पहुंच गई, पर अभी तक वो एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भेजा नहीं है, अभी तक वो एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भेजा नहीं है, तो तब तक तुम क्या कर सकते हो? रिवोक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो 12 तारीख को उसको ऑफर की चिट्ठी मिल गई, ठीक है, वो 18 तारीख को एक्सेप्टेंस की चिट्ठी भेजने वाला है, एक्सेप्टेंस की चिट्ठी वो पोस्ट करने वाला है 18 तारीख को, तो 18 तारीख के पहले तुम ऑफर रिवोक कर सकते हो, 18 तारीख के पहले तुम ऑफर रिवोक कर सकते हो। समझ में आई बात? और वैसे ही एक्सेप्टेंस के लिए बोले तो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक इसके पास चिट्ठी ना पहुंच जाए वाई वाली जब तक वाई वाली चिट्ठी इसके पास ना पहुंच जाए तब तक एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। इसका मतलब देखो, अगर मान लो कि 22 तारीख को एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पहुंचने वाली है,
एक्सेप्टेंस की पोस्ट रीच होने वाली है, ठीक है, पहले वाले बंदे को, तो उसके पहले तुम रिवोक कर सकते हो, उसके पहले तुम स्पीड पोस्ट से भेजो, तुम कॉल करके बोलो, तुम जीमेल के थ्रू बोलो, तुम व्हाट्सएप के थ्रू बोलो, पर एक्सेप्टेंस की चिट्ठी उसके तक पहुंचने के पहले तुमको रिवोक करना है। चिट्ठी पहुंचने का मतलब उसके पढ़ने के पहले, एक्सेप्टेंस उसके पढ़ने के पहले तुमको ऑफर क्या कर देना है, रिवोक कर देना है, एक्सेप्टेंस पढ़ने के पहले। समझ में आ गई बात? तो दिस इज व्हाट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन और रिवोकेशन का, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट हाउ रिवोकेशन इज मेड, ठीक है। चलो मोड्स ऑफ रिवोकेशन एकदम सिंपल है, मैंने हाईलाइट करके रखा है तो तुम लोग देख लो ध्यान से। पहला है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, सिंपल सी बात है, तुम नोटिस दे दो कि वी वांट रिवोकेशन, लेटर भेज दो, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो जाए, फेलियर टू एक्सेप्ट टू फुलफिल कंडीशन प्रेजेंट, कोई कंडीशन तुमने लगा के रखी थी जो सामने वाला इंसान फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। डेथ और इंसैनिटी, जो इंसान को परफॉर्मेंस करनी थी वो डेथ, उसकी डेथ हो गई या वो पागल हो गया, ठीक है। काउंटर ऑफर कर दिए तो पुराना ऑफर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, कोई यूजुअल मोड और प्रिस्क्राइब मोड बता के रखा गया था जो तुमने उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया, और इलीगल और इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया जो कि इलीगल है और इनकेपेबल है टू परफॉर्म। तो सिंपल सी बात है, दिस इज द मोड्स ऑफ रिवोकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, ठीक है। अब हमको पढ़ना है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, an agreement become a contract when it fulfill all the essentials of a valid contract, ठीक है। in case of more of essential or valid are missing, the contract become void, voidable, illegal or unenforceable। तो voidable contract क्या होता है? an agreement which is enforceable by law at the option of the one or more party but not at the option of other parties। हम बार बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। void agreement क्या होता है? an agreement which does not create any लीगल राइट और ऑब्लिगेशन, हैंस नल और वॉइड। तो वॉइड एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब शुरू से ही क्या होता है, नल और वॉइड होता है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वही चीज लिखी जो हम पहले पढ़ के, अब देखो, द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स have been expressly declared to be void by the Indian Contract Act। expressly declared to be void है ये agreement by Indian Contract Act। देखो कौन सा माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, तो बायलैटरल मिस्टेक होगी, फैक्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट पड़े होगे तो उसमें जो बायलैटरल मिस्टेक होती है। कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन अ पार्ट और इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लीगल पार्ट। बोल रहा है कोई एक पार्ट इलीगल है और इलीगल पार्ट और लीगल पार्ट आपस में सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं तब, ठीक है, बिना कंसिडरेशन के, ठीक है। रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज मतलब आप रोक रहे हो किसी को शादी करने से, आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट में आओ कि तू इससे शादी नहीं करेगा या तू शादी नहीं करेगा, तो ये चीज गलत है। रेस्ट्रेन ऑफ टाइम, आप किसी को काम करने से रोक रहे हो, पर ये गुडविल के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप किसी को गुडविल सेल कर दियो तो सामने वाला इंसान आपको काम करने से रोक सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट वोर्ट का जो कार्यक्रम होता है वो करने से आप किसी को रोक रहे हो, बोल रहे हो तू मेरे ऊपर केस मत कर, मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, तू मेरे ऊपर केस मत कर, तो ये भी क्या है, वॉइड है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूटली फॉर्म, सिंपल सी बात है, enforcing his right under or in respect of any contract by usual legal proceeding which limit the time which may have enforce his right। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में किसी को उसका राइट एक्सरसाइज करने से रोक रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुम किसी को उसका राइट एक्सरसाइज करने से बोल रहे हो, देखो यहां पर लिखा रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो फिर ये भी क्या है, वॉइड है। फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग इज राइट, ये भी वही है कि आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो द राइट ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्ज एनी पार्टी देयरफ्रॉम फ्रॉम एनी लायबिलिटी अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड और टाइम सो एज टू रेस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग इज राइट इज वॉइड टू डैश सेक्शन। जितना आप उसको रोक रहे हो उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज वगैरह करने के लिए, जितना आप उसको रोक रहे हो उतना पार्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जितना आप उसको रोक रहे हो, ठीक है। मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, ऐसा जिसका मीनिंग ही अनसर्टेन है, वेग है, क्या है वो, शुरू से वॉइड है। वे ऑफ वेजर, वेजर मतलब क्या होता है, सट्टाबाजी, ठीक है, स्पेक्यूलेशन, वो भी क्या है, वॉइड है, ठीक है। कंटिंजेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो कंटिंजेंट और इम्पॉसिबल हो, मतलब मे और मे नॉट हैपन, तो ये भी क्या है, शुरू से ही वॉइड है, ठीक है। इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो भी क्या है, शुरू से वॉइड। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल, तो अदर थिंग्स इलीगल, द सेकंड सेट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज वॉइड एग्रीमेंट। तो बोल रहा है जिसमें एक थिंग लीगल हो और बाकी थिंग इलीगल हो, तो जो बाकी थिंग वाला सेक्शन है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब इलीगल वाला सेक्शन वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात बोल रहे हैं, लीगल वाला रहेगा, इलीगल वाला क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कंसीडरेशन, ठीक है। तो कंसीडरेशन मतलब क्या होता है, क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यू मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन डिफाइन करता है कंसीडरेशन, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। कंसीडरेशन में भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, कहां है, ये रहा, ये रहा। कंसीडरेशन में भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब देखो
हमको पढ़ना है लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन रिगार्डिंग हमको लीगल रूल्स पहला देखना है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो पहला रूल यही है कि भाई प्रोमिसर की मर्जी से कंसिडरेशन मूव करेगा। एनी एक्ट और एब्सटिनेंस एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। थर्ड पार्टी की डिजायर से कंसिडरेशन नहीं हो सकता। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, लेकिन कंसिडरेशन जो आना है अपने को वो प्रोमिसी भी दे सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी परफॉर्म, जैसे कि हमने एक केस लॉ भी इसके ऊपर देखा था, चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है, तो तुम लोगों को याद होगा। इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफर कंसिडरेशन, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी कैन ऑफर द कंसिडरेशन, ठीक है। पर बोल रहा है इंग्लिश लॉ के अंदर कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी एंड नो वन एल्स। इंग्लिश लॉ के अंदर अलग है, इंग्लिश लॉ को तुम छोड़ो अभी, ठीक है। इंग्लिश लॉ बोलता है कि ये सिर्फ प्रोमिसी ही दे सकता है, पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कहीं से भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। भाई कंसिडरेशन कुछ तो भी वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू जरूरी नहीं है जितना तुम ऑफर कर रहे हो उसके इक्वल। जैसे तुम 10 करोड़ का घर 1 लाख में बेच दो, तुम्हारी मर्जी, उसको मैं बैड बार्गेनिंग बोल दूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, बैड बार्गेनिंग बोलूंगा। तो लॉ नहीं बोलता, लॉ बोलता है कुछ तो भी चाहिए, भले कुछ भी हो। 10 करोड़ का घर 1 लाख में बेच दो चलेगा हमको, पर कुछ तो होना चाहिए, वो 1 लाख तो होना ही चाहिए। तो समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल टू द समथिंग गिवन, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी, ठीक है। फिर उसके बाद इट मे बी एन एक्ट, एब्सटिनेंस और फॉरबियरेंस और ए रिटर्न प्रॉमिस, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, इट मे बी एन एब्सटिनेंस मतलब प्रॉमिस टू नॉट टू स्पोक, मतलब किसी चीज को करने से रोकना, ठीक है। प्रॉमिस टू नॉट टू रिफर टू मैटर, एब्सटिनेंस मतलब कोर्ट में मैटर नहीं लेके जाऊंगा। प्रॉमिस टू परफॉर्म एट वेडिंग एनिवर्सरी, प्रॉमिस टू डू, तो इट मे बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस, ठीक है। इट मे बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है ये चीज देख लो, इंग्लिश लॉ के अंदर कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन जैसा कुछ भी नहीं होता, पर इंडियन लॉ में पास्ट कंसिडरेशन होता है, ठीक है। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और इन सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड बी डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब सिंपल सी बात है, लॉ ही मना कर दे या लॉ का कोई प्रोविजन वायलेट कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई फ्रॉड कर रहे हो या कोई इंज्यूरी किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को कर रहे हो, किसी की पर्सन या किसी की प्रॉपर्टी को इंज्यूरी दे रहे हो, मतलब हार्म कर रहे हो, और कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और कोर्ट बोल रहा है कि इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो दैट इज अनलॉफुल, तो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, तो बिना कंसिडरेशन के कौन कौन से एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, तो पहला होता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा किया गया, तो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड हो जाएगा, पर उसके लिए भी कुछ फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे कि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, ठीक है, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर लॉ, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर चाहिए अंडर लॉ। तो बोल रहा है रिटर्न रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग नियर रिलेशन लाइक हस्बैंड वाइफ टू ईच अदर इज एनफोर्सिएबल इवन विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के लिए भी क्या है, एनफोर्सिएबल है। कंसिडरेशन पास वॉलेंट्री सर्विसेज, मतलब मैंने पास में वॉलेंट्री सर्विस दी थी, मतलब मैंने किसी का वॉलेट ढूंढ के दे दिया था, वॉलेंट्री, मेरे को वॉलेट मिला था, मैं उस बंदे को ढूंढा और वॉलेट जाके वापस कर दिया, कुछ नहीं लिया था उससे, तो दैट इज माई पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, ठीक है। तो इसके भी कुछ टर्म्स है कि पहला वॉलेंट्री रेंडर होना चाहिए, दूसरा प्रोमिसर को ही वो सर्विस दी होनी चाहिए, तीसरा प्रोमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, फिर उसके बाद कंपनसेट, फिर उसके बाद प्रोमिसर जो है वो प्रोमिसी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, तो दैट इज विदाउट कंसिडरेशन इट बिकम्स वैलिड, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन इट बिकम्स वैलिड। जैसे कि पी फाइंड आर पर्स एंड गिव इट टू हिम, आर प्रॉमिस टू गिव पी 10,000 रुपए, तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये था पास वॉलेंट्री सर्विस पर्स वाला और ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ठीक है। प्रॉमिस टू पे टाइम बाद डेट, टाइम बाद डेट पता है ना तुमको, 3 साल में अगर कोई डेट पे ना हो तो वो टाइम बाद डेट बन जाता है, मतलब कोई लोन अगर 3 साल तुम रीपेड ना करो तो वो क्या बन जाता है, टाइम बाद डेट बन जाता है। तो प्रॉमिस इन राइटिंग साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे अ टाइम बाद डेट बाय लिमिटेशन, इट इज अ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, तो ये बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होगा अगर एक बंदा राइटिंग में दे दे कि हाँ मैं टाइम बाद डेट पे करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल देखो, इज इंडेटेड टू सी फॉर 6,000 बट डेट इज टाइम बाय लिमिटेशन एक्ट, ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस नाउ टू पे 50,000 फाइनल सेटलमेंट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज एनफोर्सिएबल, ठीक है। एजेंसी, तो देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी, एजेंसी बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं लगता, व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एजेंट हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, तो भाई मैं एजेंट को अपॉइंट किया तो बिना कंसिडरेशन के लिए भी वो वैलिड होगा क्योंकि वो मेरा बंदा हो, मेरा एजेंट हो, मेरी एजेंसी में काम करेगा, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बेलमेंट, बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, चैरिटी के केस में कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड इवन दो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी के केस में भी कंसिडरेशन नहीं लगता है, वो बिना कंसिडरेशन की वैलिड होता है। और फाइनली रिमिशन, रिमिशन में भी कंसिडरेशन यहां पर नहीं लगता है, रिमिशन मीन लेसर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज व्हाट एक्चुअली परफॉर्म, तो सिंपल सी बात है
लेसर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट एक्चुअली इज टू बी परफॉर्म, मतलब एक्चुअल में जो परफॉर्म करना था उससे कम परफॉर्म करते हैं तो दैट इज रेमिशन। आई थिंक गाइस यू नो दिस, है ना, तुमको पता होगा। नेक्स्ट है सूट बाय थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमको पता है जनरल केस क्या बोलता है कि थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सू नहीं कर सकती। व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकती। तो देखो doctrine of privity of contract means that the contract is between the parties only and no third party can sue upon it. It means the stranger to contract cannot sue upon it। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, stranger to contract cannot sue upon it। It is known as doctrine of privity of contract। प्रिविटी मतलब होता है प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी है कि कोई थर्ड पार्टी उसमें सू नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ क्या हैं एक्सेप्शन, अदर वर्ड इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स अ क्लेम इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट, आप ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हो तो उस केस में थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो सू। ठीक है, तो बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट, तो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द ट्रस्टी। सेलर और ट्रस्टी के बीच में लोग नहीं थे, फिर भी एक बेनिफिशियरी क्या कर सकता है, यहाँ पर केस कर सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट के केस में, फैमिली सेटलमेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो लोग केस कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिड्यूस इनटू राइटिंग, द मेंबर ऑफ फैमिली हु आर ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट मे एनफोर्स द एग्रीमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भाई शादी ब्याह का मामला है तो दो परिवार आपस में मिलते हैं, तो इसीलिए दोनों परिवार में से कोई भी केस कर सकता है जो जो इस मैरिज में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फीमेल मेंबर कैन एनफोर्स अ प्रोविजन मैरिज एक्सपेंसेस मेड ऑन द पार्टीशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हेन द बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सी बात है, जब तुम असाइन कर दोगे किसी को तो जो असाइनी रहेगा वो एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, वो सू कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, मतलब तुम्हारी चुप्पी, जब सामने वाला इंसान तुमको किसी चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था और तुमने वहां पर कुछ भी नहीं बोला और तुम्हारा साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस हो गया, तो उसकी सिचुएशन में भी थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। ठीक है, तो देखो व्हेन द प्रोमिसर बाय कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, मतलब तुम चुपचाप अपने कंडक्ट के थ्रू, वर्ड्स के नहीं कंडक्ट के थ्रू बोल दिए कि मैं एजेंट हूं थर्ड पार्टी का, तो इट वुड रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी जबरदस्ती क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गई, इसी को तो एस्टॉपल बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, और इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, तो सिंपल सी बात है, कोई लैंड है जो तुमने ले ली और तुमको पता था उस लैंड में तुम्हारे उस लैंड के साथ कुछ ऑब्लिगेशन है पुराने ओनर का इस लैंड के साथ कोई ऑब्लिगेशन है, तो सिंपल सी बात है वो ऑब्लिगेशन अब तुम्हारे ऊपर भी एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एजेंट, और एजेंट के थ्रू एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी थर्ड पार्टी सू कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तीन पार्टी होते हैं, एजेंट इसका डील कर रहा होता है, एजेंट और प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द एजेंट वेयरएज एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी एंड द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। और ये तभी होगा जब एजेंट अपने स्कोप के अंदर एक्ट किया है और प्रिंसिपल का नाम लेके एक्ट किया है, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो दैट इज ऑल, 3 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट किया इस वीडियो में, कांग्रेचुलेशंस। अगर तुम लोग रिकॉल कर पाए हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, जहां जहां रिकॉल नहीं कर पाए हो रिवीजन करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। बाकी की 3 यूनिट भी हम लोग डालेंगे रिवीजन की, और रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोगों को सारी चीज याद होनी चाहिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।